नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नज़र डालते हुए, फेसबुक का बीजेपी से याराना, नहीं हटाई बीजेपी विधायक की हेट पोस्ट। वित्त मंत्री निर्मला का एक्ट ऑफ गॉड क्या एक्ट ऑफ फ्रॉड है। गलत आंकड़े प्रचारित करके अर्थव्यवस्था को मजबूत बता रही बीजेपी। चुनाव जीतने के लिए फिर लव जिहाद के मुद्दे को हवा दे रहे योगी। संघियों के दबाव में असम में धारावाहिक पर पाबंदी, निर्माता जाएंगे कोर्ट। खास खबरों पर नज़र डालने के बाद आइए अब विस्तार से उनका विश्लेषण शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले आपसे एक गुजारिश कि अगर आप गोदी मीडिया को नापसंद करते हैं तो कृपया स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ आइए, उसकी ताकत बनिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए लिंक में जाइए, उसको क्लिक कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी सदस्यता चुन लीजिए। तो आइए अब आगे बढ़ाते हैं, बड़ी खबरों का विश्लेषण शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हेट स्पीच न हटाने के मुद्दे पर फेसबुक का संकट बढ़ता जा रहा है। नए मामले सामने आ रहे हैं और कंपनी से उसका उचित जवाब देना नहीं बन पा रहा है। एक नए मामले में फेसबुक इंडिया पर यह आरोप लगा है कि उसने असम के बीजेपी नेता के नफरत फैलाने वाली पोस्ट को जानबूझकर नहीं हटाया। फेसबुक ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। मशहूर अमेरिकी पत्रिका टाइम मैगजीन ने एक खबर में दावा किया है कि असम के बीजेपी विधायक शिलादित्य देव ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला था जिसमें उन्होंने दावा किया था कि एक मुसलमान आदमी ने एक बंगाली लड़की को नशा खिला दिया और उसके बाद उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद शिलादित्य देव ने लिखा, ये बांग्लादेशी मुसलमान हमारे लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। टाइम का कहना है कि ये घटना 2019 की है। उसके बाद 1 साल तक फेसबुक ने इस पोस्ट को नहीं हटाया। फेसबुक इंडिया ने गैर सरकारी संगठन आवाज़ की ओर से ये मुद्दा उठाने पर टाइम से कहा, जब आवाज़ ने इस ओर ध्यान दिलाया तो हमने इसे पहली बार देखा था। हमारे रिकॉर्ड में ये दर्ज है कि इसे हेट स्पीच माना गया था, पर हम इसे हटा नहीं पाए। बता दें कि इसके पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक खबर में कहा था कि तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह की हेट स्पीच को पकड़ा गया था, पर फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर आखी दास ने उसे हटाने से यह कहकर रोक दिया था कि ऐसा करने से कंपनी के भारत में व्यवसाय पर बुरा असर पड़ेगा। टाइम मैगजीन की खबर को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार और फेसबुक को निशाने पर लिया है। राहुल ने कहा है कि अमेरिका की टाइम मैगजीन ने व्हाट्सएप बीजेपी साठगांठ का खुलासा कर दिया है। 40 करोड़ भारतीयों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला व्हाट्सएप अब भुगतान सेवा भी शुरू करने के लिए मोदी सरकार की मंजूरी चाहता है। इसलिए बीजेपी का व्हाट्सएप पर होल्ड है। बता दें, व्हाट्सएप भी फेसबुक की ही कंपनी है। तो एक बार फिर से ये जाहिर हो गया कि फेसबुक यानी मार्क जुकरबर्ग और नरेंद्र मोदी का गहरा याराना है और वो बीजेपी और इस सरकार की सहूलियतों को देखकर, उनका ध्यान रखकर, उनकी राजनीति, उनकी सियासत को के भविष्य को देखकर उनकी मदद कर रहा है। जो हेट से भरी, नफ़रत से भरी पोस्ट हैं वो नहीं हटाता है। इसलिए नहीं हटाता है कि बीजेपी सरकार से, मोदी सरकार से उसकी साठगांठ है। उससे वो तरह तरह के फ़ायदे उठाना चाहता है। जैसे अब व्हाट्सएप पर पेमेंट प्लान शुरू करना चाहता है और उसके लिए मंजूरी चाहिए। तो सरकार को खुश रखना है। सरकार को खुश रखने के लिए उसके नेता जो भी कर रहे हैं उसकी तरफ से आंख बंद कर लेना है। तो ये पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया और अब टाइम मैगजीन ने भी बता दिया। तो 2 सोर्सेज से ये खबर आकर पुष्ट हो चुकी है। इसके पहले आखी दास, जो कि पॉलिसी डायरेक्टर हैं फेसबुक की भारत में और दक्षिण मध्य एशिया में, उन्होंने भी स्वीकार किया था कि ये हुआ है। बल्कि उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी बाकायदा एक ऐसी हेट पोस्ट को शेयर करने के लिए जिसमें मुसलमानों पर
नफरत भरी टिप्पणी की गई थी। तो यह जब आँखी दास खुद शेयर कर रहे हैं इस तरह की पोस्ट, तो आप समझ सकते हैं फेसबुक के अंदर से भी विरोध के आवाज़ उठी थी कि इस तरह से मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच को फेसबुक रोक नहीं रहा है, बढ़ावा दे रहा है, और भारत का उदाहरण सामने रखा गया था। तो अब फेसबुक पूरी तरह से नंगा हो चुका है, मगर मार्क ज़करबर्ग एकदम से बेपर्दा हो चुके हैं और साफ हो चुका है कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वो सरकार के साथ मिली भगत करके सरकार की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। बल्कि इसके और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, इन पर किताबें लिखी जा चुकी हैं कि किस तरह से 2014 के चुनाव में फेसबुक ने मोदी सरकार की मदद की थी और फिर 2019 के चुनाव में भी उसकी मदद में वो तैयार था, और उसने पूरा जो सोशल मीडिया के प्रचार में जो भी जैसे भी छिपा कर मदद करनी चाहिए वो की थी। और आइए अब आगे की खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर उनके एक्ट ऑफ गॉड वाले बयान के लिए निशाना साधा है। सीतारमण ने 2 दिन पहले ही जीएसटी कलेक्शन में कमी के पीछे कोरोना वायरस को वजह बताते हुए कहा था कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, यानी ईश्वर की देन है। इसी पर तंज करते हुए पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम ने सीतारमण को मैसेंजर ऑफ गॉड कहा है। उन्होंने ट्वीट के जरिए सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा, अगर ये महामारी एक्ट ऑफ गॉड है तो आप 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में महामारी से पहले अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन के बारे में क्या कहेंगी? क्या वित्त मंत्री मैसेंजर ऑफ गॉड के तौर पर इसका जवाब देंगी? वहीं दूसरी ओर बीजेपी के ही सांसद सुब्रमण्यम स्वामी भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक्ट ऑफ गॉड वाले बयान पर भड़क गए हैं। उन्होंने ट्वीट पर कहा, मुझे इस बात की पुख्ता जानकारी मिली है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 को एक्ट ऑफ गॉड बताया है। मैं इसका वीडियो जल्दी ही पोस्ट करूंगा। क्या सालाना जीडीपी रेट वित्त वर्ष 2015 के 8% से 2020 की पहली तिमाही में 3.1% पर आना भी एक्ट ऑफ गॉड है? अब आप थोड़ा ये समझ लीजिए कि जो अर्थव्यवस्था को डूबने का पूरा ठीकरा एक्ट ऑफ गॉड पर फोड़ा जा रहा है वो क्या सही है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है। अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी को समझने के लिए हमको 9 नवंबर 2016 की तारीख याद करनी पड़ेगी। हाँ, नोटबंदी की शाम को। दरअसल इस साल तक देश की इकोनॉमी मोदी राज में भी आगे बढ़ती दिख रही थी, लेकिन 2014-2015 में 8%, 2015-16 में 8.2% की विकास दर थी, मगर नोटबंदी के बाद से इसमें लगातार गिरावट आती चली गई। 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में जीडीपी का आंकड़ा क्रमशः 7.2%, 6.1% और 4.2% रहा। भारतीय रेटिंग एजेंसी ICRA ने 2020-21 में जीडीपी में विकास का अनुमान -9.5% लगाया है। दुनिया की 42 बड़ी इकोनॉमी में तीसरी या चौथी तेजी से ग्रो करने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था हुआ करती थी। मोदी राज में भारत ने सचमुच में तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लिया था, उस समय जब चीन की अर्थव्यवस्था सुस्त हो गई थी। मगर नोटबंदी के बाद जीएसटी के बुरे नतीजों ने जब इकोनॉमी पर डबल अटैक किया तो ये दर्जा भी 4 दिन की चांदनी बनकर रह गया। 2018-19 में ये रुतबा चला गया। आज स्थिति ये है कि दुनिया की 42 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत 35वीं बड़ी अर्थव्यवस्था रह गया है। क्या एक्ट ऑफ गॉड के पीछे इस सच्चाई को छिपाया जा सकता है? तो निर्मला सीतारमण ने भगवान पे छोड़ दिया अर्थव्यवस्था का मामला और अपना पल्ला झाड़ के अलग हो गई। लेकिन उन्हें ये सवाल उनसे पूछा जा रहा है, अब उनका जवाब देना चाहिए कि जब कोरोना नहीं आया था तब अर्थव्यवस्था का क्या हाल था। और यही सवाल चिदम्बरम भी पूछ रहे हैं, यही सवाल सुब्रमण्यम स्वामी जो कि बीजेपी के नेता हैं, सांसद हैं, वो भी पूछ रहे हैं। तो हर तरफ से यही सवाल उठाया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था को ठीक ढंग से आपने संभाला नहीं और अब भगवान पर दोष मढ़ रहे हैं। भगवान पर दोष क्यों मढ़ रहे हैं? महामारी तो ठीक है, चलिए मार्च के बाद अप्रैल मई जून में आई, लेकिन उसके पहले अर्थव्यवस्था क्यों रसातल की तरफ जा रही थी और क्यों नोटबंदी
के प्रभावों पर अब ये सरकार बातचीत नहीं करती है। तो निर्मला सीतारमण अपनी और अपनी सरकार की नाकामियों की, असफलताओं की, अयोग्यताओं की को पर्दादारी कर रही हैं, उसको छिपा रही हैं भगवान का नाम लेकर। तो ये छिपने वाली बात नहीं है, क्योंकि सब कुछ सबके सामने है। अगली खबर लेते हैं, जो कि इसी तरह के फ्रॉड से जुड़ी हुई है, एक्ट ऑफ फ्रॉड से जुड़ी है बीजेपी की तरफ से। क्या बीजेपी ने जानबूझकर देश की आर्थिक स्थिति की गलत तस्वीर पेश की है और अपनी सरकार की नाकामियों को छिपाने के लिए वो झूठे आंकड़े प्रचारित कर रही है? ऑल्ट न्यूज़ ने अपनी एक खबर में इसकी पड़ताल की है। इसके मुताबिक 22 अगस्त को @BJP फॉर इंडिया के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया। इसमें भारत समेत 9 देशों के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के आंकड़े देते हुए ये दावा किया गया है कि भारत की GDP इनमें सबसे ऊपर होगी। ट्वीट में कहा गया है कि कोविड महामारी की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था में खून खराबा मचा रहा और विकास दर 0 से नीचे चली गई। ऐसे में 2020 में सकारात्मक वृद्धि दर के साथ भारत जगमगाता हुआ स्थान बनाए रखे हुए है। ये सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था का स्थान भी बरकरार रखेगा। इसके साथ एक इन्फोग्राफिक्स भी लगाया गया है। बाद में बीजेपी दिल्ली, बीजेपी ओडिशा, बीजेपी नागालैंड ने भी इन इन्फोग्राफिक्स को शेयर किया। ऑल्ट न्यूज़ ने इसकी पड़ताल की। इसके मुताबिक बीजेपी ने अप्रैल में इसी इन्फोग्राफिक्स का इस्तेमाल किया था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 2020-2021 में GDP का अनुमान था। अप्रैल में किए गए ट्वीट में कहा गया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है कि वो कोरोना के आघात को झेल सकती है। ऐसे समय में जब दुनिया की ज़्यादातर अर्थव्यवस्थाएं मंदी और आर्थिक बदहाली की ओर बढ़ रही हैं, IMF ने 2020 और 21 में 7.4% की वृद्धि का अनुमान लगाया था। इन दोनों ही ट्वीट में एक ही इन्फोग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया। बता दें कि मतलब जो अप्रैल में जो इन्फोग्राफिक्स IMF का आया था उसको इस्तेमाल किया गया और उसी ग्राफिक्स को फिर 3-4 महीने बाद अगस्त में इस्तेमाल कर लिया गया। ये धोखाधड़ी थी अपने भारतीयों के साथ। बता दें कि IMF साल में 2 बार अपना आउटलुक यानी भविष्य का अनुमान जारी करता है, अप्रैल और सितंबर में। बीजेपी ने अप्रैल के जिस इन्फोग्राफिक का इस्तेमाल किया वो वाकई उसी संस्था ने जारी किया था, लेकिन बीजेपी के लोगों ने धूर्तता से इसी इन्फोग्राफिक्स का इस्तेमाल सितंबर का आउटलुक बताते हुए भी कर दिया। लेकिन जून महीने में IMF ने अपने आउटलुक की एक बार फिर समीक्षा की थी और नए आंकड़े जारी किए थे, जिसको बीजेपी छिपा गई। इसमें 2020 के दौरान भारत की GDP को 0 से 4.5% नीचे दिखाया गया था, यानी ग्रोथ तो छोड़िए माइनस में जा रहा था। IMF ने बयान में कहा था कि भारत की GDP 4.5% और सिकुड़ जाएगी, यानी बीजेपी के ट्विटर हैंडल से झूठ बोला गया। तो बीजेपी संघ परिवार एक झूठ की, अफवाहों की फैक्ट्री है जो आंकड़ों को तोड़ती है, मरोड़ती है, गलत आंकड़े देती है, गलत संदर्भों में देती है और गुमराह करती है। तो ये पूरा एक प्रोपेगेंडा का जो सिद्धांत है कि झूठ को बार बार लोगों के सामने लाओ तो वो सच हो जाता है, इस पर भारतीय जनता पार्टी पूरा यकीन करती है, उनकी सरकार यकीन करती है और उससे जुड़े जो तमाम संगठन हैं वो भी यकीन करते हैं। तो इस तरह के आंकड़ों को आमतौर पर लोग क्रॉस चेक नहीं करते हैं, उनकी परीक्षण नहीं करते हैं। ऑल्ट न्यूज़ ने ये काम किया। जब सारे आंकड़े देखे, उनके ट्विटर हैंडल के IMF से के आंकड़े को देखा तो समझ में आ गया कि ये झूठ कहाँ से पैदा किया गया और कहाँ से सर्कुलेट किया गया और उसका मकसद क्या है। सब जानते हैं, तमाम दुनिया भर की रेटिंग एजेंसी बता चुकी हैं कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई है। उसमें 0 से नीचे तो जाएगी ही, वो 10% से लेकर 20% तक माइनस ग्रोथ हो सकती है। तो ये कहीं किसी से छिपा नहीं है, लेकिन आम लोग चूंकि इस सच्चाई से वाकिफ़ नहीं रहते हैं, इन आंकड़ों को समझते भी नहीं हैं, तो जो बीजेपी के ट्विटर हैंडल से आ जाता है उसको प्रचारित कर देते हैं, उसको सही मान लेते हैं। और हमारा मीडिया भी उनका खंडन करने में पीछे रह जाता है, क्योंकि वो गोदी मीडिया है, उसको ये सब करने में रुचि नहीं है। उसे तो सुशांत राजपूत में दिलचस्पी है, उसे रिया चक्रवर्ती में दिलचस्पी है, सच बताने में दिलचस्पी नहीं है। तो ये झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, ये बीजेपी का स्लोगन है। और अब अगली बड़ी खबर का रुख करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप
जो कार्यक्रम देख रहे हैं, जो खबरें देख रहे हैं, उन पर अपनी विद्वत्तापूर्ण टिप्पणियां करें, कमेंट बॉक्स में अपने राय रखें, अपने सुझाव रखें और आपको बहुत ही संयम के साथ, भाषा का संयम दिखाते हुए अपने विचारों को रखना चाहिए। गाली गलौज से कुछ भी हासिल नहीं होगा, आरोप प्रत्यारोप से कुछ हासिल नहीं होगा। आप आंकड़े और तर्कों के साथ अपनी बात कहें तो वो ज़्यादा वजनदार होगी। उम्मीद है आप इस दिशा में काम कर रहे होंगे। अगली खबर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर लौ जिहाद के मुद्दे को गर्म किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा है कि वो लौ जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए योजना बनाएं। दक्षिणपंथी संगठनों ने कानपुर में शालिनी यादव और मोहम्मद फैसल की शादी के बाद लौ जिहाद के मर चुके मुद्दे को जिंदा करने की कोशिश की है, जबकि शालिनी ने कुछ दिन पहले एक वीडियो जारी करके कह दिया था कि उसने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया है और फैसल से निकाह और कोर्ट मैरिज के लिए उस पर किसी ने दबाव नहीं बनाया। लेकिन सोशल मीडिया पर हिंदूवादी संगठनों ने इसे लौ जिहाद बताकर वायरल कर दिया और योगी सरकार को इस पर आगे बढ़ने का मौका मिल गया। योगी सरकार ने गृह विभाग के अधिकारियों को इस काम में लगा दिया है। सरकार के प्रवक्ता मृत्युंजय कुमार ने कहा कि अधिकारियों से कहा गया है कि वे इस बात का भी आकलन करें कि क्या इसके लिए नया कानून बनाए जाने की ज़रूरत है। यूपी सरकार के गृह सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा है कि लौ जिहाद के मामलों को गंभीरता से लेना होगा और अभियुक्तों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। सितंबर 2014 के उपचुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ चुनावी रैलियों में कहते थे, अब जोधा भाई अकबर के साथ नहीं जाएगी और सिकंदर अपनी बेटी चंद्रगुप्त मौर्य को देने के लिए मजबूर होगा। इस तरह के बयानों से योगी ने ध्रुवीकरण करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उपचुनाव में लव जिहाद का मुद्दा फेल हो गया था और 11 सीटों में से 8 सीटें समाजवादी पार्टी को और बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिल पाई थी। और ये तब हुआ था जब इससे 4 महीने पहले ही नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी को देश और उत्तर प्रदेश में बम्पर जीत मिली थी। इसके पीछे एक ही कारण समझ में आता है और वो ये है कि शायद योगी आदित्यनाथ सरकार को अपने कामकाज पर भरोसा नहीं है। ये तो तय बात है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार कुछ कामकाज ढंग का कर नहीं रही है, कानून व्यवस्था भी उस पर नहीं संभल रही है। तो अब ये राजनीतिक ध्रुवीकरण धार्मिक आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर, सांप्रदायिक मुद्दों को उछालकर वो करने की कोशिश करते रहे हैं। पहले भी उनकी राजनीति का यही आधार रहा है। विकास तो एक मुलम्मा होता है, असल में उनकी राजनीति सांप्रदायवाद से जुड़ी हुई है। एक संप्रदाय को कोसना, उसके बारे में नफरत भरे बयान देना, प्रेम की भाषा हमारे योगी जी को नहीं आती है। प्रेम कभी भी इन बंधनों को नहीं मानता है, न जाति के, न धर्म के, न वर्ग के, और इनके बीच में कभी भी किसी से किसी को भी प्रेम हो सकता है। इस प्रेम को समझना इन योगियों के बस की बात नहीं है। वे नहीं समझ सकते और ना ही उनके अनुयायी समझ सकते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में भी वही जहर भर दिया गया है। तो वो प्रेम के खिलाफ खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जगह जगह पर इसी तरह से हिंदू लड़कियां मुसलमान लड़कों से शादी कर रही हैं। बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां भी हिंदू लड़कों से शादी कर रही होंगी, लेकिन ये चूंकि हिंदुओं को भरमाना है, भड़काना है, उत्तेजित करना है, उनको मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करना है, इसलिए इस तरह की भाषा में इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं और प्रचारित किए जाते हैं। तो इनका एक साफ प्रयोजन होता है। ये हमें समझना चाहिए कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल किस किस तरह से होता है और धार्मिक रूप कैसे प्रेम के मसलों को भी दिया जा सकता है, उनके खिलाफ एक हवा बनाने के लिए, एक माहौल बनाने के लिए, और उसके क्या नतीजे निकल सकते हैं। क्योंकि जाहिर है कि ये कभी कभी कम्युनल टेंशन में डेवलप होते हैं, कभी दंगों में भी तब्दील होते हुए देखे गए हैं। तो इन पर समझदारी के साथ रिएक्ट करने की ज़रूरत है, इस प्रचार को, दुष्प्रचार को दरकिनार करके। आज की अंतिम खबर लेते हैं। ये भी कुल मिलाकर इसी सांप्रदायिक राजनीति से जुड़ी हुई है। असम में एक टीवी चैनल के शो को 2 महीने के लिए बैन कर दिया गया है। हिंदूवादी संगठनों ने आरोप लगाया है कि ये शो लव जिहाद को बढ़ावा दे रहा है और असम की संस्कृति को धूमिल कर रहा है। मामले के तूल पकड़ने के बाद स्थानीय प्रशासन ने 24 अगस्त को बेगम जान शो पर 2 महीने का बैन लगा दिया है। इसी साल जुलाई में प्रसारित किए शो में दिखाया गया था कि कैसे एक हिंदू लड़की मुस्लिम शख्स की मदद से समाज से लड़ती है, जिसके बाद इसे लेकर विवाद शुरू हो गया। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी
के पितृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हिंदू जागरण मंच और अन्य संगठनों ने इस शो पर आपत्ति जताई। शो के विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन भी होने लगे और सोशल मीडिया पर इसे पूरी तरह से बैन करने की मांग उठने लगी। गुवाहाटी के पुलिस कमिश्नर MP गुप्ता ने कहा है कि आरोप है कि यह शो लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहा है। प्रथम दृष्टया शांति व्यवस्था बनी रहे, इसको देखते हुए ये तय किया गया है कि शो को 2 महीने के लिए बैन कर दिया जाए। इस सीरियल के निर्माताओं ने शूटिंग रोक दी है और वो बैन के खिलाफ अदालत में जाने का मन बना रहे हैं। बेगम जान की लीड एक्ट्रेस प्रीति कोंकोना को लगातार धमकियां मिल रही हैं। उनका कहना है कि शो के प्रसारित होने के बाद सोशल मीडिया पर उनके और उनके परिवार का उत्पीड़न किया जा रहा है, यहाँ तक कि उन्हें रेप की धमकी भी मिल चुकी है। उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया है कि सीरियल लव जिहाद को बढ़ावा देता। उनका कहना है इसमें बस ये दिखाया कि एक मुस्लिम पुरुष किस तरह हिंदू महिला की मदद कर रहा है। तो आप ये जो हिंदुत्ववादी हैं जो इस तरह की चीज़ों का विरोध कर रहे हैं, उनकी मानसिकता को समझ सकते हैं, जो किसी कलाकार पर को धमकियां दे रहे हैं और उनका बलात्कार करने की धमकियां दे रहे हैं। तो इनकी जो कुत्सित मानसिकता है उसके दर्शन उनके इस तरह की हरकतों में मिल जाते हैं। उन्हें इससे मतलब नहीं है। ये दरअसल ये भी राजनीति का हिस्सा है। असम की राजनीति को सांप्रदायिक रूप देने की कोशिशें बरसों से होती रही हैं और ये उसी का हिस्सा है। जैसे जैसे वहाँ पर इस तरह की ताकतें मजबूत हुई हैं, उन्होंने इस तरह के इश्यूज़ को और भी बढ़ाना शुरू कर दिया है। अब इस सीरियल में कहीं भी लव जिहाद नहीं है। कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति किसी भी महिला का सहयोग कर सकता है, मदद कर सकता है और ये इसे मानवीय स्तर पर देखा और समझा जाना चाहिए। लेकिन जिनके अंदर मानवीयता नहीं है, जो मानवता के बारे में सोचते समय पहले धर्म के बारे में सोचते हैं, उनसे आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जो धर्म को ही नहीं जानते हैं, वो धार्मिक भावनाओं के आहत होने की बात करते हैं, तो ये बहुत बड़ा हास्यास्पद मुद्दा है। तो ये जो हिंदुत्ववादी संगठन और लोग इस तरह की हरकत असम में कर रहे हैं, ये दरअसल असमिया संस्कृति को भी नहीं समझते हैं। ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये असमिया संस्कृति के विरुद्ध है, क्योंकि असमिया संस्कृति मुख्य रूप से एक मिली जुली आपस में भाईचारा और बिरादराना संबंधों के ज़रिए विकसित हुई है। उसमें विभिन्न धर्म और विभिन्न जातियाँ जनजातियाँ मिलकर आगे बढ़ी हैं। तो ये जो बाहर से आरोपित विचार आया है, उत्तर भारत से जो वहाँ भेजा गया है, एक्सपोर्ट किया गया है, वहाँ ये दरारें पैदा कर रही हैं। और ये जो लोग असमिया संस्कृति को सचमुच में समझते हैं और उसकी चिंता करते हैं, उन्हें इस तरह की प्रवृत्तियों से और ताकतों से लड़ना चाहिए। अंत में कोरोना से संबंधित ताज़ा तरीन जानकारियाँ। भारत में एक दिन में 76,000 से अधिक मामले आए हैं। भारत में कुल संक्रमितों का आंकड़ा अब 34,68,000 से पार चला गया है और दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 2,47,00,000 के पार चला गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा। इन पर आपकी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में मुझे मिलेगी। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अब सोमवार को फिर आऊँगा और उस दिन की बड़ी खबरों के साथ उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। उम्मीद है कि आप मुझे सोमवार को इसी वक्त मिलेंगे। फिलहाल नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।